Second lecture, factors leading to Muslim separation. वैसे इसका साइनॉप्सिस जो है मैंने फैक्टर को जो है वो हाइपरलिंक भी किया हुआ है और नीचे मैंने उसके लिए अलग से आपकी जो इसके बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए स्लाइड्स में भी हैं, बट अगर आप डाउनलोड करना चाहें प्रिंट के लिए, क्योंकि प्रिंट की मशीन का कोई इशू है तो मैंने कल दिए थे प्रिंट के लिए क्योंकि मशीन में कोई प्रॉब्लम है। Let's commence with the religious factors. There were some religious factors as well that contributed in the separation of Muslims from Hindu community and that resulted into the partition of Pakistan. उर्दू में बात करते हैं। मैं ये बेटा कुछ रिलीजियस फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, जिनकी वजह से सेपरेशन हुई। रिलीजियस ये तो कॉन्फ्लिक्ट आज भी चलता हुआ आ रहा है। वो जहां हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहते हैं ना, उनसे आज भी कहा जाता है कि आप वंदे मातरम पढ़ें। ये आपने न्यूज में सुना होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870s में एक पोएम लिखी थी, फिर उन्होंने 1882 में एक नॉवेल लिखा। ऐसी नहीं चल रही थी, खराब सारी, एक तो चलेगा, इतनी सफोकेशन होगी फिर। अच्छा, मैं क्या बता रहा था, तो खैर ये मुसलमानों से कहा जाता था कि आपने पढ़ना है। अब वंदे मातरम का मतलब क्या है कि माँ मैं तुझे झुक के प्रणाम करता हूँ, हिंदी में तो ये कहते हैं। बट पता है मुजद्दद अल-अफ़सानी ने अकबर से पंगा क्यों लिया था? अकबर की डिवाइन जो आपकी दीन इलाही जो फिलॉसफी थी उससे पंगा क्यों लिया था? क्योंकि अकबर बादशाह के दरबार में, शाहजहां के दरबार में जब भी कोई जाता था ना तो पहले वो झुकता था। मुजद्दद अल-अफ़सानी ने कहा सर कटवा दूंगा, झुकूंगा नहीं, क्योंकि ये हमारा एक रिलीजियस बिलीफ है कि हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। ये शिर्क हो जाता है। इसकी वजह से मुसलमान ये नहीं गाते हैं, क्योंकि ये शिर्क में काउंट होता है। शिर्क मीन्स डेविएशन फ्रॉम गॉड, कि आप खुदा से हट गए, उसके जो फिलॉसफी है वो आपने छोड़ दी, इस वजह से। वैसे बात लंबी हो जाएगी। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी है, इसको खैर बाद में फिर 1935 में 37 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, उन्होंने हुकूमत बनाई, तो तब उन्होंने इसे कौमी तराना बना दिया। हालांकि पता था कि मुसलमान इस पर इतराज करते हैं, बट लीव इट, क्योंकि वो उनका भी मुल्क था। और फिर 1905 में जब बंगाल की तकसीम हुई ना, तो ये बहुत ज्यादा गाया जाता था। आज भी इस पर बहस होती है। अभी आपके नरेंद्र मोदी के टाइम पे मुसलमानों को बड़ा पीटते थे इस पे कि आप वंदे मातरम गाएं। ये एक आर्टिकल है जो मैंने लिखा है, ये पब्लिश होगा तो मैं आपको दूंगा, बट एक्सेप्टेंस इसकी मिल गई है मुझे। इसमें मैंने ये लिखा है जो नरेंद्र मोदी की अभी गवर्नमेंट जो चली है ना, उस पर ये है कि किस तरह इंडियन सेक्युलरिज्म इन द पैराडाइम्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेवक संघ या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है ना, उसके पस मंजर में मुसलमानों के जो हालात हैं, क्योंकि सेक्युलरिज्म क्या कहती है? डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करती। प्लूरलिज्म इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्टेट। सेक्युलर स्टेट का प्रिंसिपल क्या होता है? प्लूरलिज्म होता है, जहां पर मजहब की बुनियाद नहीं होती। मैंने आपको शुरू में बताया ना डिवाइन ओरिजिन में कि रिलीजन एंड पॉलिटिक्स ये दोनों हिस्से होते हैं रियासत के, बट सेक्युलर स्टेट में रिलीजन नहीं होता, एक इसका बाजू काट दिया जाता है, बाकी क्या रहता है? पॉलिटिक्स। रिलीजन की इंटरफेरेंस नहीं होती है, ठीक है। लेट्स सी पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या हुआ कि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल, जो बाद में आपका आधा बांग्लादेश और आधा वेस्ट बंगाल है,
1905 में लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि हिंदुस्तान में दो ही बड़े सूबे थे उस वक्त, प्रेसिडेंसी टाउन्स कहा जाता था उनको, एक पंजाब बहुत बड़ा था, एक बंगाल बहुत बड़ा था। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ ना, तो तब इन्हीं दोनों सूबों को तकसीम किया गया, एक बंगाल को जिसमें हमें बाद में ईस्ट पाकिस्तान या बांग्लादेश मिला, और एक पंजाब को जो हमें वेस्ट पंजाब मिला, ईस्ट पंजाब फिर उनके पास चला गया। तो बंगाल की तकसीम पहली मर्तबा 1905 में हुई। क्यों किया गया? क्योंकि बहुत बड़ा सूबा था, तो गवर्नर को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती थी, इस वजह से इसको तकसीम किया गया। फिर हुआ ये कि जब ये तकसीम हो गया और ईस्ट बंगाल में देखें कि यहाँ पर पॉपुलेशन 31 मिलियन है, तो मुसलमानों की पॉपुलेशन कहाँ है, कितनी है? 18, ओके। और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी क्या है, कितनी है? 19। और हिंदुओं की आबादी कितनी है? यहाँ पर इधर नहीं लिखा है इन्होंने। ओके ओके, नहीं ये यहाँ पर ये करेक्शन कर रहे हैं, ये हिंदुओं की आबादी थी 18, ठीक है। तो पॉपुलेशन जहां पर ज्यादा होती है, जब आपका बजट बनता है तो आपको बजट में पैसे ज्यादा मिलते हैं। पंजाब को बजट ज्यादा क्यों मिलता है? सिंध जो है रेवेन्यू जो जनरेट करता है वो 52% करता है, और पंजाब जो है वो 27% रेवेन्यू जनरेट करता है। बट एनएफसी का अवार्ड जब बजट बनाया जाता है तो तब पाकिस्तान को कितना, सिंध को कितना मिलता है? 26%, पंजाब को 50%। ज्यादा क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से एक तो बजट मुसलमानों का बढ़ गया, और फिर जब एक नया सूबा मिला तो जाहिर सी बात है वहां पर, जैसे आपके यहाँ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनती है तो इधर आपके कनकोट के पास डीसी आ जाता है, सेशनल कोर्ट आ जाती है, और प्रेस आ जाती है, और बहुत सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नया बनता है। और आपको पता है कि अगर नया सूबा बने तो पाकिस्तान में तो 100 अरब जो है वो वफाक देती है उस नए सूबे को, 100 अरब। तो इस वजह से आज तक हमारे पास 4 ही सूबे हैं, क्योंकि वफाक 100 अरब देना नहीं चाहती। तो जीबी इज अ कंट्रोवर्शियल इशू, मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, ये इस पे बात नहीं करना चाहता, चले जी। बट हुआ क्या कि यहां पर जब ये पार्टीशन हो गया और मुसलमान फायदे में चले गए, तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। शेले की स्टडी है, वहां पर क्या होता है कि अगर दो ग्रुप बना दिए जाएं और उनको आपस में कंपटीशन करवाया जाए, ये गेम थ्योरी में भी हम पढ़ते हैं, फिर होता क्या है, रिसोर्सेज की वजह से उनके दरमियान में होता है कंपटीशन, और फिर जीरो सम उसका नतीजा कि एक जीतता है और दूसरा हारता है। तो डेफिनेटली फिर जहां पर बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे हिंदुओं की तरफ से, क्योंकि उनकी प्रैक्टिसेस, लॉ की प्रैक्टिसेस, और फिर मीडिया वगैरह बहुत सारी चीजें वहां चली गई। बट क्या ऐसा भी कोई मौका था कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में पॉलिटिकल यूनिटी भी हो? बिल्कुल थी। यहां पर देखें, टू अचीव सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। अब ये जो मैंने शिरले की स्टडी बताई ना, शिरले की स्टडी में दो ग्रुप होते हैं, फिर उनको रिसोर्सेज के दरमियान में कंपटीशन होता है। बट फिर हम जब इन दोनों के दरमियान में ये कंडीशन कंपटीशन वाली हटा दें, कंपटीशन को हम खत्म कर दें, उसकी जगह पर हम लेकर आए गोल्स, सुपर ऑर्डिनेट गोल्स। सुपर ऑर्डिनेट गोल्स क्या होते हैं? दोनों ग्रुप्स के जो अभी मुकाबला कर रहे थे ना, उनका मकसद एक बना दिया हमने। यहां पर लखनऊ पैक्ट में यही हुआ, हिंदू और मुसलमानों का मकसद एक था। वो मकसद क्या था? ये 1916 में हुआ है, 1914 में वर्ल्ड वार 1 शुरू हो गई थी। तो कांग्रेस ने मुसलमानों से, हिंदुओं से कहा कि आप हमें फौज दें, हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, यानी कि आपकी खुद की हुकूमत। तो अब नई हुकूमत मिलेगी, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड वार 1 में। तो उसमें फिर हमें क्या करना चाहिए? सुपर ऑर्डिनेट गोल्स बनाने चाहिए, बजाय इसके कि हम लड़े। ये है कि हम कॉपरेशन के जरिए बेहतर कर सकते हैं। वो आपने देखा है ना कि बड़ी मछली छोटी मछली खाती है, अगर इसका उलट कर दें, छोटी मछलियां मिलकर एक ग्रुप बनाएं और बड़ी मछली को खाएं, तो कर सकती है ना। तो यही
देन खिलाफत मूवमेंट की बात करें, वर्ल्ड वार वन 1914 टू 1918 चली। इसमें फिर वो जो उर्तुगुल गाजी वालों की सल्तनत नहीं है, उस्मानिया सल्तनत, उसके जो छोटे बेटे थे उस्मान, उन्होंने बनाई थी। वैसे ये तो तुर्क थे, इनकी हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते। क्या हुआ कि वर्ल्ड वार वन में तुर्की जो है वो जर्मनी को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि जर्मनी दुश्मन था बरतानिया का, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो तुर्की और जर्मनी दोस्त बन गए और उन्होंने वर्ल्ड वार लड़ी। फिर वर्ल्ड वार ये हार भी गए और फिर तुर्की जो है वो जर्मनी दोनों शिकस्त खा गए। अब बरतानिया ने फैसला किया कि हम तुर्की को टुकड़े टुकड़े करेंगे। वो क्या, आपने एमसीक्यूज पढ़ा होगा ना कि वो कौन सा मुल्क है मुसलमानों का जिसका आधा हिस्सा एशिया में है, आधा हिस्सा यूरोप में है, यूरोप में थोड़ा सा हिस्सा है, तो हाँ ये तुर्की है। ओके, तो ये जो खिलाफत मूवमेंट थी ना, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान ही इसको नहीं लेके चल रहे थे, बल्कि इसके लीडर गांधी भी थे। ये देखें, लॉन्च बाय गांधी जी ने इसको लॉन्च किया था, और अली ब्रदर्स जो है उन्होंने इसमें शामिल हुए, फिर इस मूवमेंट को वो लेकर चले। बट एक मौका ऐसा आया, क्योंकि गांधी जी जो है वो अहिंसावादी थे, यानी कि किसी को मारना धारना नहीं, कत्ल नहीं करना। बट 2 फरवरी जो है वो 1922 में आपके एक चोरी छोरा जिसे आप कहते हैं, बट स्पेलिंग की वजह से वो एक मरतबा मैं पढ़ा रहा था तो किसी ने पढ़ा था, तो चोरी चोरा का वाकया हुआ, जिसमें 22 पुलिस वालों को, जो हिंदू मुसलमान थे एहतजाज करने वाले, उन्होंने पकड़ के उनको डाल दिया थाने में और आग लगा दी। और मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले हिंदुस्तान में मुसलमान रहते थे और वो कहलाते थे मोपला। जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुई तो इन मोपलों ने क्या किया कि उन्होंने खिलाफत अनाउंस कर दी, असां भी असांजा भी खलीफा आहिनि, बस हाणे खिलाफत शुरू, जीअं अफगानिस्तान में थियो। तो फिर वो इतने एक्साइटेड हो गए कि हमने खिलाफत एडॉप्ट कर ली है, तो वो मारने गए अंग्रेजों को और वहां पर हिंदुओं को भी मार दिया। जज्बाती, हाँ, वो मतलब जज्बात में पता नहीं चलता ना। हाँ, एक और वाकया, रॉलेट एक्ट आया 1919 में, जिसका मकसद क्या था कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, तो उसको बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी कास्ट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, थाने में रख सकती है, कोर्ट में नहीं पेश करे तो नहीं कर सकती है। अगर कोर्ट में पेश हो गया तो उसको बोलेंगे बेटा सबूत ला। अब ये तो उस बंदे को गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा हुआ है, अब उसे कह रहे सबूत ला, उसको आजाद करेंगे तो कुछ सबूत कलेक्ट करेगा ना। ओके, तो इन कैमरा सेशन वगैरह कुछ नहीं, ताकि उसकी प्रोसीडिंग्स की रिकॉर्डिंग वगैरह हो। इस तरह की इनजस्टिस के अगेंस्ट में एहतजाज था, जिसमें डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और कौन थे, दो थे ना लीडर्स, डॉक्टर सत्यापाल। तो इन दोनों को अमृतसर में गिरफ्तार किया गया और फिर इनको कहीं छुपा दिया, और उसके बाद फिर ये इंडियंस गए वहां पर एहतजाज करने। ये जलियांवाले बाग में इधर ये फौज कड़ी है, जनरल डायर के हुक्म पर इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। 379 लोगों को मार दिया, जिसमें एक बच्चा भी था 7 महीने का, वो भी उन्होंने मार दिया। खैर, मैं आपको बता रहा था कि जहां जहां पर मुसलमानों की यूनिटी थी, तो इसमें हिंदू और मुसलमान दोनों मर गए, कोई 1200 के करीब जो है। एक और वजह जो कि मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान सेपरेशन थे, या फिर जिसे हम कहें कि पाकिस्तान की आजादी की एक वजह, वो है राइट्स इग्नोरेंस, हकूक को इग्नोर कर देना। अगस्त 1928 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई नेहरू के नाम से। ये मोतीलाल नेहरू हैं, जो इंडिया के पहले वजीर आजम थे ना, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, उनके पापा हैं। हाँ, पापा। तो इनके अंडर एक 7 मेंबर कमेटी बनी। एक्चुअली चैलेंज क्या था
लॉर्ड बिरकिनहेड ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोग कभी भी अपने लिए कानून नहीं बना सकते, क्योंकि दे आर डिवाइडेड, उनके सब ऑर्डिनेट सुपर ऑर्डिनेट गोल्स है ही नहीं। ओके, तो खैर इन्होंने कहा लसा ही लसा था, ऐसा क्यों था, ये कि वही वाला हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो 2 मुसलमान 5 हिंदू फिर उन्होंने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल बनाया कि इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है। तो ये उसका नाम नेहरू रिपोर्ट इन्होंने रखा, जिसमें उन्होंने कौमी जबान जो करार दी वो हिंदी थी, उर्दू नहीं थी। और 1/3 रिप्रेजेंटेशन के मुसलमान जो आज की हमारे यहाँ नेशनल असेंबली है ना, तो उस दौर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 1/3 यानी 33% थे कि कम से कम 33% हो, ये डिमांड भी इग्नोर कर दी। और इसके अलावा कायदे आजम वालों की डिमांड थी कि भाई सिंध जो है वो अलग सूबा बने, लेकिन इन्होंने ये भी नहीं किया। और कायदे आजम वाले चाहते थे कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो ही नहीं, क्योंकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा पावर बच जाते हैं ना, इसका मतलब क्या कि अगर कोई नई मिनिस्ट्री हमने बना दी, हमने मिनिस्ट्री बना दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, और हमने अली को बना दिया उसका मिनिस्टर, अब ये मिनिस्ट्री कहां जाएगी, ये फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी या किसी सूबे के पास जाएगी। तो यूनिटरी गवर्नमेंट जो नेहरू रिपोर्ट ने सजेस्ट की, उसके मुताबिक ये वफाक फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगी, इमरान खान सबारी को। और फेडरल में क्या था कि ये सूबे के पास जाएगी, क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो तो सूबे खुद मुख्तियार हो और उनकी ग्रोथ के लिए कंपलसरी है। तो इन्होंने मुसलमानों के ये जो फंडामेंटल राइट्स थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो उन्होंने प्रपोज किया कि ऐसा कानून हिंदुस्तान के लिए बनाएंगे, उसमें मुसलमानों के हुकूक इग्नोर कर दिए। मिस्ट्री का मतलब है कि अपना रिलीजन जो है वो तबलीग जिसको कहते हैं आप, तबलीग करना, प्रीच प्रीच या प्रीच, किसने बताया? हाँ, थैंक यू। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो 1937 में बनी, 1935 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसके मुताबिक इलेक्शन होने थे, जो कि इलेक्शन हुए और फिर कांग्रेस जीत गई, मुस्लिम लीग हार गई, क्योंकि कायदे आजम तब थे ही नहीं, वो तो लंदन थे, पार्टी छोड़ छोड़ के वो वहीं लंदन में नाराज बैठे थे, फिर जाके वो उनको वापस लेकर आए थे, इकबाल ने मना लिया था उनको। जी जी, है किसमें? ये तो बिफोर क्रिस्ट है और वो आफ्टर डेमन, यानी कि डेथ के बाद। बिफोर क्रिस्ट का मतलब है उनकी पैदाइश से पहले, और एडी का मतलब है आफ्टर डिमाइस, उनके इंतकाल के बाद। ये इरा जो हम काउंट करते हैं ना, वो जब हम अलेक्जेंडर द ग्रेट की बात करें तो हम बीसी यूज कर रहे थे। चले जी, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री जब आई, उन्होंने हुकूमत मिली, तो फिर उन्होंने एक वो जो वंदे मातरम का मैंने बताया ना आपको, वैसे ये पेज नंबर मैंने आपके लिख दिए हैं कि जो जहां से आपने टॉपिक पढ़ना है ना, तो वो कौन से पेज पर ये वाला टॉपिक पड़ा हुआ है, ठीक है? ओके, तो ये जो वंदे मातरम था वो उन्होंने कौमी तराना बना दिया कि इसको हिंदू और मुसलमान सारे गाएं। स्कूल में बच्चों से जो मुसलमान थे उनसे भी गवाया जाता था, बट सारे गाते थे, आज भी गाते। बट ये नेशनल एंथम नहीं है जो इन्होंने बनाया था, वंदे मातरम नहीं है, ये तो गण मन जन है, यानी कि क्या है, क्या कहते हैं इसको, भारत भाग्य विधाता, भारत भाग्य विधाता के भारत के भाग की विधाता करने वाला, यानी कि भारत की डेस्टिनी बनाने वाला। तो ये गण मन जय है जो है वो इनका नेशनल एंथम है। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1905 समथिंग में, और वंदे मातरम जो है वो भी पहली मर्तबा रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। ये दोनों शायर थे बंगाल के, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने आनंद मत एक नॉवेल लिखा था और वंदे मातरम की ये पोएम लिखी थी। खैर एक तो ये, और दूसरा फिर जो जब इनकी गवर्नमेंट बनी तो इन्होंने उर्दू को सिरे से ही खत्म कर दिया। अब कौमी जबान क्या आ गई? हिंदी आ गई।
तो वैसे भी मुसलमान इससे टसल करते थे, वो गालिब को पसंद करते थे, ये टैगोर को पसंद करते थे, तो दोनों की शायर भी मुख्तलिफ थे। चले जी, और इसके अलावा जी बेटा, नमाज का टाइम हो गया 2 बजे, तो अभी आप क्या कह रहे थे, ब्रेक पे जाएंगे? किसे किसे जाना है? हमारे ही मुसलमान जाकिर हुसैन थे जिन्होंने एक स्कीम बनाई, विद्या मंदिर, टेम्पल ऑफ नॉलेज के नाम से एक एजुकेशनल पॉलिसी बनाई, जिसमें वो चीज़ें जो मुसलमान नहीं करने चाहिए वो मुसलमानों की उसने उस पॉलिसी में ऐड कर दी। ये उस दौर के 1937 के एजुकेशन मिनिस्टर थे जाकिर हुसैन। फिर ये जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई गई तो उसमें ये था कि आप सुबह 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 आए, आप नमस्ते करें, गांधी की जो पोर्ट्रेट होती है उसे। नमस्ते का वैसे मतलब क्या होता है? झुकना होता है ना? अच्छा, मेरा एक दोस्त है, दोस्त तो नहीं मेरे गांव का है, तो मैंने उसको एक दिन ऐसे ही कहा, मैंने कहा जब मैं सलाम वालेकुम कह सकता हूँ तो नमस्ते क्यों नहीं कह सकता? तो उसने मुझे कहा सोच ले। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने बाद में उसको पकड़ा, मैंने लिया इसका मतलब क्या है। कोई भी चीज चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो आप कर सकते हैं, बट उसमें शिर्क नहीं होना चाहिए। दिस इज द इस्लामिक प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर फिर गांधी की पोर्ट्रेट को सलूट करवाया जाता था, वो तिलक लगाया जाता था, और फिर सल्यूट, जो कि मुसलमान नहीं करना चाहते थे। वैसे ये हमारा जो झंडा है वो मुस्लिम लीग का झंडा ऐसा ही ग्रीन था, तो वो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा, आज का झंडा होता, तो उस वजह से वो अपने झंडे को सल्यूट करवाते थे, गांधी को क्या कहते हैं, नमस्ते करवाते थे। बाकी हम बाद में कंटिन्यू। ओके, फिर जब वर्ल्ड वार टू आपकी वन जो है, ओ सॉरी, वर्ल्ड वार टू जो है जब चल रही थी, तो तब हुआ क्या कि लॉर्ड लिनलिथ को, जो हिंदुस्तान के वाइसरॉय थे, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वार टू 1939 में वर्ल्ड वार टू शुरू हो गई, जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया, क्योंकि हिटलर चाहता था कि वो जर्मन कौम को आबाद करे, और उसके लिए वो उसको चाहिए थे मुल्क, तो वो मुल्क को फतह करता जा रहा था। फिर बरतानिया वाले खामोश थे, इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। गांधी ने भी इनको पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट सजेस्ट की थी। गांधी ने इससे कहा था बरतानिया के लोगों को, बाबा हिंदुस्तान में बैठो, हिटलर के साथ लड़े नहीं, उससे स्पिरिचुअल जंग करें, जंग नहीं करनी, लड़ना नहीं, स्पिरिचुअल वॉर लड़ें, रूहानी तौर पर उसकी तबीयत ठीक करें, वैसे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो बट ये है कि जब ये वार शुरू हो गई तो हमारे वाइसरॉय ने, हिंदुस्तान ने कहा कि अब हिंदुस्तान भी वर्ल्ड वार टू लड़ेगा। उस वक्त हुकूमत थी कांग्रेस की, उनका अस्सा का तो मसला ही नवती था, जैसे नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था ना, जब वो बादशाह बना तो अंग्रेज उन्होंने लिफ्ट ही नहीं करवाई, नो लिफ्ट नो गिफ्ट। तो ये लगा हम तो हुकूमत है हमारी, हमसे तो एडवाइस तो लेना। तो जैसे अभी इमरान खान अपोजिशन से एडवाइस करता ही नहीं है, तो वो इन्होंने एडवाइस ही नहीं ली और अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान जंग करेगा। तो उसके बाद इस गुस्से में आकर कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया। अगर फिर मुसलमानों ने कहा हालो जान छोटी बना, फिर मुसलमानों ने एक दिन मनाया, डे ऑफ डिलीवरेंस, 22 दिसंबर 1939 को। नवंबर, अक्टूबर और नवंबर में इनके मिनिस्टर्स ने गवर्नमेंट छोड़ दी। फिर 22 दिसंबर 1939 को इन्होंने डे ऑफ डिलीवरेंस यानी कि निजात का दिन, जान छुट्टी हुई, जो दिहाड़ो मनाया। देन लेट्स टॉक अबाउट द आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। ये तो पॉलिटिकल तो थे ही थे, बट एक आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा हिंदुस्तान में, शनाख्त का मसला, कि मुसलमान जो है वो एक कौम, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटिकल नेशनलिज्म। आपने टू नेशन थ्योरी का नाम सुना है? किस किसने सुना है? सबने सुना है, और तो पीएस तो आपको आती है। ओके, ओके, तो
ओके ओके। आइडेंटिटिकल नेशनलिज्म क्या है कि मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन, मुसलमान अलग कौम है। ये तो वैसे तो फिलोसफी का टॉपिक है, बट इन शॉर्ट यहां पर ये समझना है कि आइडेंटिटिकल का मतलब क्या है, सेपरेट नेशन। वैसे आइडेंटिकल की मीनिंग आप डिक्शनरी में निकालेंगे तो सेपरेट ही है, ठीक है। सेपरेट नेशन, मुस्लिम्स आर अ सेपरेट नेशन। एंड कंपोजिट नेशनलिज्म क्या है, ये प्लूरलिस्ट फिलॉसफी है। इसका मतलब क्या है कि हिंदुओं, सिखों, बुद्धों, जैन हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले हों, अगर वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो ये एक कौम है। सही है। मुसलमान खुद को एक कौम कहकर बाकी कौमों से खुद को सेपरेट करते हैं, जुदा करते हैं। बट कंपोजिट नेशनलिज्म में किसी भी मजहब पर फोकस नहीं किया जाता। वो कहते हैं जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो सारे एक कौम है। तो दोनों है ही एक कौम के बारे में, बट आइडेंटिकल नेशनलिज्म में एक कौम दूसरी कौम से खुद को सेपरेट रखती है, डिस्टेंस मेंटेन करती है। कंपोजिट नेशनलिज्म में ऐसा नहीं होता। तो एक क्राइसिस ये भी था, आइडेंटिटी क्राइसिस जिसे कहें। 1944 में 1943 में एक राजगोपालाचार्य थे, जिन्होंने एक प्रपोजल दिया कि वर्ल्ड वार 2 जैसे खत्म हो जाएगी तो अंग्रेज चले जाएंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर हुकूमत तो हम लोगों ने करनी है, तो इसका कोई हल निकाला जाए। तो उन्होंने हल निकाला, राजगोपालाचार्य की बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत चली जाती है तो हम एक आर्जी हुकूमत बनाएंगे और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सबके जो भी मसाइल हैं वो शामिल करेंगे। पार्टीशन की अगर बात होती है कि हम अलग होना चाहते हैं तो वो भी डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं। तो ये एक प्रपोजल बना के आचार्य साहब चले गए गांधी के पास। गांधी उस वक्त जेल में थे। फिर जब रिहा हुए तो वो आए कायदे आजम से मिलने के लिए, ये बात करने के लिए। तो कायदे आजम ने कहा, बाबा गाल बुद्धू, तुम्हें मुंह में तो फर्क आ कहिड़ो, आइडेंटिटी जो फर्क आ, तुझी आइडेंटिटी अलग आ, मुझी आइडेंटिटी अलग आ। गांधी चयो न न, असां ॿिन्ही जी आइडेंटिटी सेम आ। वो चयो न, असांजी आइडेंटिटी अलग आ, वी आर अ सेपरेट नेशन। कायदे आजम जो कह रहे थे कि मुस्लिम आर अ सेपरेट नेशन, गांधी इस बात पर अटके हुए थे, नहीं ये तो आप आइडेंटिटी क्राइसिस बन जाएगा। हम तो एक कौम है, मजहब अपनी जगह पर, बट एज अ सिटीजन, एज अ नेशन हम अलग कौम है। बट क्या क्या ये जो कॉन्सेप्ट है कौमियत का, ये मजहबी है या नहीं है, ये सेक्युलर है या नॉन सेक्युलर है, ये तो फिलोसॉफिकल डिबेट है जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम इसी पे बात करेंगे। वैसे हम अलग कौम है या एक ही कौम है? अलग कौम है। वो अलग कौम कब से, मतलब आजादी से पहले या आजादी के बाद भी? आजादी से पहले ही कौम अलग है हम। हाँ ये जाग तो सही, मार्च वाला निंड करे तो अञा तव्हां बि हो है न, जलबाणी हो न, मंसूर जो छा लगे? हाँ, और मामो तो हिस्ट्री जो वॾो शौक़ीन हूंदो। हाँ ओके बेटा, वैसे हम एक कौम है, हम एक कौम है। ये आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है, आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सिखाता है। वैसे ये जो हम नेक्स्ट क्लास में इस पर डिबेट करेंगे, आई विल प्रूव कि हम एक कौम कैसे हैं। आई विल प्रूव के रिलीजन इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनलिज्म, मजहब का ताल्लुक कौमियत से नहीं है, ये मैं प्रूव करूंगा। आई विल प्रूव इट फ्रॉम होली कुरान, कुरान से मैं साबित करूंगा इंशाल्लाह। बट आई मोस्टली डू नॉट डिस्कस रिलीजन इन द क्लास, बट आई विल ट्राई। एक आइडेंटिटी प्रिंसिपल भी था कि कायदे आजम वाले कहते थे, तो इसका मतलब ये बनता है कि जो हमारे जो मौलवी थे ना हिंदुस्तान के, वो कंपोजिट नेशनलिज्म में बिलीव करते थे। हिंदुस्तान के जो आलिम थे मुसलमान, कंपोजिट नेशनलिज्म में बिलीव करते थे, और ये आइडेंटिटिकल नेशनलिज्म में। और वो कहते थे कि हिंदुस्तान सेपरेट नहीं होना चाहिए, ये कहते थे कि सेपरेट होना चाहिए।
और वो जो नमाज पढ़ते थे 5 वक्त पाबंदी के साथ, कुरान हदीस के आलिम और मौलवी हजरात दाढ़ी वाले, वो हार गए, और कायद आजम जो नमाज नहीं पढ़ता था, जिसकी दाढ़ी नहीं थी, वो जीत गया। जो कहता था कि मुसलमान अलग कौम है, वो जीत गया। ये तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, अब लेट्स सी कि हम प्रो ब्रिटिश पॉलिसी, अब यहां पर सियासत का आ जाएगी। LDA, लॉयल्टी, अलूफनेस एंड डिवोशन, ये सर सैयद अमान खान के 3 आइडियाज हैं। वी विल रिमेन ह्यूमिलिएटेड एंड रिजेक्टेड इफ वी डू नॉट मेक प्रोग्रेस। अगर हम तरक्की नहीं करते तो इनके 3 आइडियाज हैं, ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज। ये मैंने इस वजह से जानबूझ के लिखा है क्योंकि ये CSS में एक मरतबा इस तरह उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो मैंने सोचा आपका CSS का आंसर भी, क्वेश्चन का आंसर भी हल हो जाएगा और और टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो ट्रिनिटी आइडियाज क्या है कि आपकी लॉयल्टी है, अलूफनेस है और डिविशन है। इन्होंने, सर सैयद अमान खान ने अंग्रेजों से वफादारी साबित करने के लिए एक किताब लिखी, तबय्युन अल कलाम, जिसमें उन्होंने साबित ये किया कि मुसलमानों में और क्रिश्चियनिटी में बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके अपोजिट हिंदुओं और मुसलमानों में बड़ा डिफरेंस है। क्रिश्चियनिटी में क्रिश्चियन अगर औरत हो, मुसलमान मर्द हो तो शादी कर सकते हैं, बट अगर हिंदू औरत हो और मुसलमान मर्द हो तो शादी नहीं हो सकती। तो इस तरह की बात उन्होंने लिखी थी। यहां तक कि उन्होंने लिखा था कि क्योंकि वो अहले किताब है तो उनके साथ बैठकर खाना पीना भी जायज है। और इन्होंने अच्छा, ये मुस्लिम्स का है। हाँ, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, बट उसकी कुरान में एक कंडीशन है, कुरान में एक कंडीशन है। वैसे तो दो, इसके हवाले से 2 आयतें हैं। एक में कंडीशन है जिसमें भले चाहे वो क्रिश्चियन हो या ज्यू हो, जो भी अहले किताब है उनके लिए कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि वो अल्लाह को माने। ओके, देन एक दूसरी जो आयत है जिसमें है वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता यौमिन, कि जब तक वो शिरक करते रहते हैं उनसे शादी ना करें। तो ये कंडीशन है। शिरक क्या है कि अल्लाह को एक ना मानना, क्योंकि वो ट्रिनिटी आइडियाज में बिलीव करते हैं। क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन गॉड द फादर, सन, द जीसस एंड होली स्पिरिट। उनका ये अकीदा है, वो 3 चीजों में मानते हैं। बट अगर कोई ऐसी औरत हो जो कहे कि अल्लाह एक है और ईसा अलैहिस्सलाम उसके बेटे नहीं, और वो क्रिश्चियनिटी की जो प्रैक्टिस है वो भले फॉलो करती रहे, देन मैरिज विल बी एक्सेप्टेबल। बाकी केसेस में नहीं है, ठीक है। ओके, और बाकी रिलीजन के लोगों के लिए है वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता यौमिन, जब तक कि वो ईमान न लाए। चले जी, 1905 में जब ये आपका मसला हुआ ना, पार्टीशन ऑफ बंगाल वाला, तो तब मुसलमानों ने बरतानिया वालों से कोऑपरेट किया। हिंदू जो थे वो प्रोटेस्ट करते थे, एहतजाज करते थे, लेकिन मुस्लिम खामोश थे क्योंकि इन्होंने वफादारी दिखाने दी। ओके, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 का हमने जिक्र किया था पिछली क्लास में, जो कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी थी। तो उसमें सर सैयद अमान खान ने 20 खानदान अंग्रेजों के बचाए थे बागियों से। एंड मुसलमानों ने और भी इनमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, सत्याग्रह मूवमेंट है और ये सारी चीजें इनमें, बट डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो उन्होंने कहा था, ये एक गए थे। खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे मुसलमानों ने लॉयल्टी डिसलॉयल्टी शो की थी, क्योंकि खिलाफत वाज अ रिलीजियस इशू फॉर द मुस्लिम, तो उन्होंने डिसलॉयल्टी शो की थी। फिर ये जो डायरेक्ट एक्शन डे है उस पर मुसलमानों ने डिसलॉयल्टी शो की थी, जब कायद आजम ने कहा था अब लड़ेंगे मरेंगे आजादी लेंगे, तो तब डिसलॉयल्टी उन्होंने शो की थी। देन अलूफनेस की तरफ आते हैं। इसका मतलब क्या है? सेपरेशन। अलूफनेस का मतलब है सेपरेशन। इन्होंने मुसलमानों से कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो
सियासी पार्टी बनी है ना, उसमें जाना ही नहीं है, उससे सेपरेट रहे। एंड इन्होंने डेमोक्रेसी जो बरतानिया वालों ने दी ना, उनको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब वैसे तो मोस्टली जो इंटरनेशनल ग्लोबल सिस्टम में आपका पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है ना, दैट इज डेमोक्रेसी। जो पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है वो डेमोक्रेसी भी है। आज भी डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। कहीं मोनार्की भी है, जैसे वो सऊदी अरब में है तो मोनार्की किंगडम वगैरह भी चल रही है, बट नाजिज्म भी है और वगैरह वगैरह। बट डेमोक्रेसी आज भी सबसे ऊपर है। ज्यादा मुल्कों में डेमोक्रेसी फॉलो की जाती है, लेकिन उस वक्त सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मना कर दिया और अंग्रेजों से भी इस बात पर एतराज किया कि हमें डेमोक्रेसी नहीं चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में होता क्या है कि जो मेजॉरिटी होती है, जिसकी आबादी ज्यादा होती है, वो हुकूमत करती है। तो मुसलमान तो मिनॉरिटी में थे, मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के मुकाबले में कम थी, तो जब भी गवर्नमेंट बनती तो किन की बनती? तो यही तो वो कह रहे थे कि इससे जमहूरियत से हमारा ताल्लुक ही नहीं, जुदाउद्दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। निजाम बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदाउद्दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेजी। क्या? हाँ हाँ, कायदे आजम ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, बिल्कुल 1905 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। फिर वो 1910 में जो है वो कांग्रेस की मुस्लिम सीट पर, क्योंकि 1909 में मिंटो माले रिफॉर्म आया तो मुसलमान मुसलमान को वोट कर सकता था, आगे हम देखेंगे। तो उसकी सीट पे वो कांग्रेस की पार्टी की बेस पे ही वो जीते थे, और उन्होंने वफा कालल औलाद के नाम से एक बिल भी पेश किया था, वो पास भी करवाया था उन्होंने। देन टू नेशन थ्योरी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, ये भी इनकी इसी पॉलिसी अलूफनेस का हिस्सा है। फिर डिवोशन की बात करें तो इन्होंने स्कूल खोले थे, मुसलमान क्योंकि मदरसों में पढ़ते थे ना, तो इस वजह से वो बाकी कौमों से कॉम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो सर सैयद अहमद खान ने पहला स्कूल गाजीपुर में, दूसरा मुरादाबाद में, तीसरा अलीगढ़ में, फिर वो कॉलेज बन गया 1977 में, 1875 में स्कूल बना, 1877 में ये कॉलेज बना, 1920 में फिर ये यूनिवर्सिटी बनी। आज भी यूपी अलीगढ़ में ये यूनिवर्सिटी कायम है और सर सैयद की मज़ार भी यही है। सोसाइटी भी बनाई थी जहां पर अंग्रेजों की बुक्स की ट्रांसलेशन करके मुसलमानों को दी जाती थी ताकि वो बुक्स पढ़ें, साइंस वगैरह का पता चले। दो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई। वैसे पॉलिटिकल पार्टी का प्राइम पर्पस क्या था जब ये 1885 में बनी ना? इसका मतलब ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बड़े सियाने होते थे और वो अपनी अकल तो चलाते ही चलाते थे, वो कहते थे उसकी अकल भी चलाए, हमें ये भी पता चले कि उनके पास क्या आइडियाज हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज या पब्लिक जो ओपिनियन है वो लेने के लिए उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। बट लेटर ऑन दिस पार्टी प्योरली बिकम्स एन इंडियन कांग्रेस लीग, जिसे आप कहें, बन गई 1885 में ये बनी थी। बट जब ये बनी थी तो सिर्फ दो मुसलमान थे, और फिर जब पार्टीशन ऑफ बंगाल का मसला हो गया, हिंदुओं ने बिल्कुल मुसलमानों की मुखालफत कर दी, तो तब फिर मुसलमान छोड़ गए। इसके मुकाबले में मुसलमानों ने फिर अपनी पार्टी बनाई 1906 में। डिवाइड, ये तो फैक्टर थे ही थे, बट एक और फैक्टर भी था जो हमारी नहीं, ब्रिटिशर की तरफ से था। यानी कि हिंदुओं की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से नहीं था, ये ब्रिटिशर की तरफ से था, एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। 1909 में 1 अक्टूबर को क्या हुआ कि 1905 में 35 मुसलमान गए, ये लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए, वाइस रॉय था, इससे मिलने गए। उससे कहा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दें। इसका मतलब क्या? क्योंकि जमहूरियत में तो वो होता है जो मेजॉरिटी जिसको वोट मिलते हैं वो जीत जाता है ना, तो हमारा ऐसा कर दें कि मुसलमान जो भी नुमाइंदा खड़ा हो उसे सिर्फ मुसलमान ही वोट करे, हिंदू उसको वोट ना करे, हिंदू अपने हिंदू को वोट करे। ये मुसलमानों की डिमांड थी। तो खैर ये डिमांड जो है लॉर्ड मिंटो ने एक्सेप्ट कर दी, और यहां से शुरुआत होती है टू नेशन थ्योरी की सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या, जो सर सैयद अहमद खान ने ली कि मुसलमान एक अलग कौम है। इसकी दूसरी स्टेज क्या कि मुसलमान अलग है तो अब इलेक्शन भी अलग हो, वोट भी अलग करें, मिनिस्टर भी अलग हो, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेकेंड स्टेज। फिर तीसरी स्टेज क्या
कौम अलग है, जब इलेक्शन अलग हो रहे हैं, सारी चीजें अलग है, तो मुल्क अलग क्यों नहीं? तीसरी स्टेट टू नेशन थ्योरी की सेपरेट स्टेट, तो उन्होंने फिर दूसरा मुल्क बनाने की सोचा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। लॉर्ड मिंटो के जहन में ये था कि अगर ये यूनाइट रहेंगे, सुपर ऑर्डिनेट गोल पर फोकस करते रहेंगे, तो ये बरतानिया के लिए मसला बने रहेंगे। क्यों ना ऐसा करें कि इनको डिवाइड कर दें और फिर रूल करें। जैसे आज तक मुसलमानों का मसला क्या है? डिवाइड है ना, मुस्लिम्स आर डिवाइडेड नॉट यूनाइटेड। बट वो सारी चीजें आ गई उसमें, फिर जब कयामत से पहले वो यूनाइटेड होंगे तो फिर दुनिया पर फिर से हुकूमत करेंगे। ओके, 19 जिसकी वजह से उन्होंने मुसलमानों को अलग इंतखाबात का राइट दे दिया, जहां बरतानिया ने अपना डिवाइड और रूल की पॉलिसी का किला गाड़ दिया। ओके, कायदे-ए-आज़म ने एक मरतबा कोशिश की कि ये जो डिवाइड और रूल का जो गैप क्रिएट हुआ है उसको यूनिटी में कन्वर्ट किया जाए, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में यूनिटी हो। तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ये जो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट मिला है ना, जिसकी वजह से अंग्रेज एक चालाकी कर रहे हैं कि हमें डिवाइड किया हुआ है, लेट्स यूनाइट। उसके लिए क्या करना है? हम सेपरेट इलेक्टोरेट हमें नहीं चाहिए, हम छोड़ देते हैं, बट आप हमारे बाकी जो है ये जो सिंध है उसको जो है मुंबई से आप सेपरेट कर दें। ऐसे ही एनडब्ल्यूसी और बलूचिस्तान में रिफॉर्म लेकर आए और 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुसलमानों की नेशनल असेंबली उस वक्त की लेजिस्लेटिव असेंबली में होगी। 1/3 यानी कि 33%। वो क्यों कहते थे? इस वजह से कहते थे कि जो भी बिल पे पास होता है ना, बजट पास होता है ना, उसके पास के लिए कम से कम 33% कंपलसरी था। 33% कंपलसरी था। तो इस वजह से ये कहते थे कि अगर कोई ऐसा बिल है हमारे अगेंस्ट में है तो हमारे 33% लोग होंगे, या फेवर में है तो हमारे 33% लोग होंगे जो उसको पास करवा लेंगे सारे लोगों को बुलाकर। जैसे अभी सेनेट के चेयरमैन को हटाने के लिए वो रेजुलेशन पेश कर रहे थे ना, तो पीपी वालों ने अपने सारे लोगों को कहा था आ जाओ। एक मतलब बेनजीर जो है उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो डालने के लिए तो एक छांगा मांगा का इशू हुआ था, वो बाद में देखेंगे। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये भी एक मसला था। गांधी ने नारा लगाया क्या? क्विट इंडिया, हिंदुस्तान भारत छोड़ दो। काजी आजम ये की है बाबा, डिवाइड एंड क्विट, पहले तकसीम करें और फिर जाएं। ये गांधी ने एक 1942 में एक मार्च 8 अगस्त 1942 में एक रेजोल्यूशन इन्होंने कांग्रेस की पार्टी ने पास की, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में हड़तालें करेंगे, एहतजाज करेंगे, बरतानिया को मजबूर करेंगे कि वो हिंदुस्तान छोड़ के चला जाए। इसका मतलब क्या कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उनके हाथ में हुकूमत चली जाए, उनके हाथ में मुल्क चला जाए। तो कायदे आजम तो बड़े सियाने थे, उन्होंने कहा असा भी आयो सियाना, तो हम ऐसे थोड़ी छोड़, डिवाइड एंड क्विट, आप पहले तकसीम करें फिर जाए। कांग्रेस दावा करती थी कि हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, क्योंकि कांग्रेस वाज अ सेक्युलर पार्टी, उसमें हिंदू और मुसलमान दोनों थे। मुस्लिम लीग वाज अ प्योर रिलीजियस इस्लामिक पार्टी, मुसलमान थे इसमें। तो अब मुसलमानों के असल रिप्रेजेंटेटिव था कौन? कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग? मुस्लिम लीग। में भी तो प्रेसिडेंट रहे ये अबुल कलाम आजाद। शिमला कॉन्फ्रेंस 25 जून 1945 में हुई। कांग्रेस ने जानबूझकर भेज दिया अबुल कलाम आजाद को, मौलाना, ये इसकी किताब लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसे इंडिया विंस फ्रीडम को भेज दिया। वैसे इसने अपनी किताब में लिखा है कि जो हिंदुस्तान की तकसीम की सबसे बड़ी गलती कबूलियत की वो सरदार पटेल से हुई थी, और सरदार पटेल ने फिर कन्विंस किया था। अंग्रेज राजी नहीं थे, अंग्रेज तो चाहते थे, वो आगे आ रहा है मैं एक बताता हूँ। सरदार पटेल ने नेहरू को कन्विंस किया, फिर दोनों ने मिलकर गांधी को कन्विंस किया। गांधी जो है वो आखिर में
जब मुल्क आज़ाद हो गया तो वो रो रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि आज़ादी। बट ये इन्होंने ये लिखा है अपनी बुक में, इंडिया विल्स फ्रीडम में। तो इन्होंने क्या किया कि शिमला कॉन्फ्रेंस में लॉर्ड वेवल के टाइम पे इन्होंने भेज दिया अबुल कलाम आज़ाद को, और वायसराय पूरी दुनिया को बताने के लिए कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है, कौन सी पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। हाँ, ओके। अब जब ये सारे मसले चल रहे थे ना, बरतानिया क्योंकि रूलर था तो सारी चीजें, तो इन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमानों के मसले का हल तो होना चाहिए। हल क्या हो? मुसलमान कहते हैं डिवाइड एंड क्विट, आप पार्टीशन करें और जाएं। कांग्रेस कहती है कि आप ऐसे ही चले जाएं, पार्टीशन नहीं करें। तो बात किसकी माननी चाहिए? और ये जो हिंदू और मुसलमानों का मसला है मजहबी या कौमी, इसको कैसे हल किया जाए? तो पूरे हिंदुस्तान को 3 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया। ग्रुप ए में जहां जहां पर हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी वो सूबे एक ग्रुप में चले गए, यानी कि हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस में। फिर वो दूसरे प्रोविंस कौन से, पंजाब और हमारे वाला सिंध और ये हाँ बलूचिस्तान है ये, तो ये इन्होंने नॉर्थ वेस्ट वाले प्रोविंसेस ग्रुप बी में डाल दिए। फिर नॉर्थ ईस्ट वाले आसाम और बंगाल को उन्होंने ग्रुप सी में डाल दिया। इससे फिर क्या हुआ कि मुसलमानों को कितने मिले, ग्रुप 2, और हिंदुओं को 1। मुसलमानों को कितने मिले सूबे, 5 और 6, और हिंदुओं को कितने सूबे मिले, 6। ग्रुप ए में 6 सूबे थे, ग्रुप बी में 4 सूबे थे, ग्रुप सी में 2 सूबे थे। पार्टीशन बरतानिया नहीं करेगा क्योंकि इससे बहुत खून खराबा होगा, लोग मारेंगे, जैसे वो आपने दंगल मूवी में देख, दंगल नहीं है वो कौन सी है, नहीं गद्दर, गद्दर मूवी, गद्दर में। तो इस तरह के माहौल होंगे। यहां तक कि फातिमा जिन्ना ने जो कायदे आज़म पर बुक लिखी है ना, माय ब्रदर जिन्ना, वो जब उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने भी इस बात पे लिखा है कि ट्रेन जो है वो पूरी लाशों से भरी हुई आई थी। खैर बहरहाल, तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का मसले का हल कर दिया। असल तो मसला हल करना था ना, इन्होंने मसला हल कर दिया। बाबा ताज तो मसला हल थी, आप लोग अपनी कौम वाले अपने सूबों में रहे, वो अपनी कौम वाले अपनी सूबों में रहे, मसला हल। अब कायदे आज़म को क्या चाहिए? कायदे आज़म ने कहा है जबरदस्त था, अब तो मुसलमानों को कितने सूबे मिल रहे हैं, 6 सूबे मिल रहे हैं, 6 उनको मिल रहे हैं। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो 4 सूबे, आज भी 4 सूबे, तो हमें तो फायदा है, हम ले रहे। कायदे आज़म ने एक्सेप्ट किया, आजादी नहीं दे, बस हमें 4 सूबे दे दें, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान में लिखा था कि 10 साल के बाद ये अलग हो सकते हैं। तो हमारा दिल करेगा तो हम अलग हो जाएंगे, मर्जी है हमारी। तो कायदे आज़म इस बात को एक्सेप्ट कर गए। यहां पर आ गए अब जवाहरलाल नेहरू, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब मुल्क आजाद हुआ। तब जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया, उसने कहा कि कांग्रेस 2 बातें नहीं मानती। उन्होंने न्यूज में कहा 2 बातें हम नहीं मानते, एक हम ये नहीं मानते कि हिंदुस्तान को 3 ग्रुप में जो आपने बांटा ABC में, वो हम नहीं मानते, और दूसरा ये कि 10 साल के बाद ये सूबे अलग हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मुसलमानों के 2 मुल्क बन सकते हैं, एक बी वाला मुल्क, एक सी वाला मुल्क। तो कांग्रेस इस बात को नहीं मानती। तो कायदे आज़म ने फिर वो जो मैंने बताया था ना, डायरेक्ट एक्शन, डिसलॉयल्टी, फिर हम मरेंगे, लड़ेंगे, आजादी लेंगे, खप्पे, जरदारी वाला। तो तब उन्होंने कहा खप्पे बेटा चलाओ से। हाँ बेटा, तो मैं फिनिश करने वाला हूँ, बस ये खत्म हो गया। 3 बजे तो वैसे भी हमारी क्लास है। अभी तो 20 मिनट का लिया है, मैंने मना नहीं किया था आपको, बट हम थोड़ा सा फिनिश कर लें क्योंकि हमारे पास टॉपिक से लिमिटेड होते हैं, और मैं चाहता हूं कि रिकॉर्डिंग पूरी हो जाए।
नहीं, आप लोग जो समझते हैं ना, प्लीज इस इंप्रेशन को खत्म करें कि ये जो सर ने आज पढ़ाया ना, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां से शुरू करना है और जहां खत्म किया वहां से ही खत्म करना है। बेटा ये इंप्रेशन खत्म करें। मैं आपसे क्या चाहता हूं, आपने करना क्या है, पेपर में आपसे सपोज सवाल पूछा जाए मतलब मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, आप ये ना समझिए कि यही सवाल आएगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मुसलमानों की सेपरेशन की काजेज क्या है, सपोज आप एक इंप्रेशन बता सकते हैं कि अच्छा पहले ये हो रहा था, फिर ये हो रहा था, फिर ये। आपसे मैं ये नहीं पढ़ रहा, आप लखनऊ पैक्ट लिख के आए चले आए, बस लखनऊ पैक्ट हुए उनमें। बेटा एक एक दो दो पॉइंट भी इनके लिखेंगे ना, जो स्लाइडें हैं, एक एक दो दो पॉइंट भी लिखेंगे, आपका जवाब पूरा हो जाएगा। आप तो पहले ये समझते हैं कि हमें ये तो पूरी रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, हर टॉपिक को अलग से पढ़ना पड़ेगा। बट मैं कह रहा हूं कि आप एक परसेप्शन बनाएं कि मुसलमानों ने आजादी क्यों ली, उसकी कुछ वजूहात थी, जितनी वजूहात आपको समझ आती है वो लिख दें, जनरलाइज करके लिखें। कानून दिया और उन्होंने करवाया था, ये आखिरी बार सोशो कल्चर। हिंदुस्तान में कास्ट सिस्टम था, लेकिन मुसलमानों में तो है ही नहीं। वो कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, वर्ना सिस्टम जिसको कहा जाता है, लेकिन मुसलमानों में ये चीज नहीं है। तो ये एक सोशल गैप है दो कम्युनिटीज के दरमियान में, जो कि गैप था, गैप है और गैप रहेगा। ये तो हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ ये नहीं है। मतलब कास्ट सिस्टम जो है वो आज भी हिंदुस्तान में है। हमारा एक ग्रुप है जहाँ पर इंग्लिश वगैरह बोलते हैं, तो मैंने एक दो से हिंदुस्तान के दोस्तों से बात की, तो वो कहते हैं कि हाँ 1950 में अब तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप किसी से कास्ट नहीं पूछ सकते, बट यहाँ पर वही सिस्टम चलता है, इंटर कास्ट मैरिजेस वाला चलता है, आउट ऑफ द कास्ट मैरिज अलाउ नहीं है, डिस्करेज करती है। और ये रहा आपका लैंग्वेज कंट्रोवर्सी। अब हम सोशो कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, ये आपकी आखिरी है। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी में क्या था कि मुसलमानों की कौमी जबान कौन सी थी? नहीं, हाँ फारसी थी, फारसी। उर्दू तो मुसलमानों की कौमी जबान थी नहीं, और ना ही उर्दू जो मुसलमानों ने बनाई, बल्कि ये तो संस्कृत से आई है। संस्कृत के 4 एक्सेंट है, जिसमें एक एक्सेंट इसका वाला, चौथा एक्सेंट जो है इसका ब्रिज भाषा कहलाता है। इसी ब्रिज भाषा से डेवलप हुई है आपकी, क्या कहते हैं उसको, उर्दू। हाँ रेख्ता, रेख्ता। वो अब बताना नहीं मैंने गलत लिख रहा हूं या सही। ये मेरा नाम है दिलदार। मैंने कहा था बताना नहीं है कि गलत लिखा है? अच्छा आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लिखना है, अब सही हो गया? सर रे आर भी गलत लिखा है, ये वाला। एक मिनट, अब सही है? क्यों गलत है? अब बेटा उर्दू हिंदू कंट्रोवर्सी क्या है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये ये उर्दू की देवनागरी फॉर्म कहलाती है, देवनागरी। इसको दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं हिंदी। और ये जो पर्शियन स्क्रिप्ट है ना, पर्शियन फॉर्म, ये उर्दू का है, जो मुसलमान इस पे जोर देते थे। मुसलमान कहते थे ये वाली हो, हिंदू कहते थे ये वाली हो। बट अगर आप लिखे और पढ़े ना, तो दोनों ऐसा ही है जैसे आप उर्दू पढ़ रहे हैं, ऐसा ही। अभिषेक, पहले तो मैं जब देखता था सलमान खान और इनको, मैं बोलता था ये तो मुसलमान है, इनको तो उर्दू बोलनी चाहिए, हिंदी कैसे, अच्छा ये तो हिंदी बोलनी चाहिए, ये इंडिया के, ये उर्दू कैसे बोलते हैं? फिर पता चला कि ये तो चीज ही एक झगड़ा बस इस बात का था कि ये टेढ़ी मेढ़ी हमें लिखने नहीं आती, अच्छा गिनती अच्छी पढ़ना है। हाँ खैर,
इन्होंने उर्दू का जनाजा निकाल दिया, जैसे रईस अमरोही ने लिखा है, उर्दू का जनाजा है जरा धूम से निकले। तो एंड आई ऑन पार्टीशन, मैं भी कभी कभी, हाँ मैं भी कभी कभी शायरी करता हूँ। तो मेरे लिहाज से पार्टीशन जो आज़ादी है वो मजहबी बुनियादों पर तो खैर नहीं, बट ये है मैंने इसको एक शेर में लिखा है। थैंक यू। गर खुदा की जमीन पर हक तुम्हारा भी है, घर का मतलब है अगर खुदा की जमीन पर हक तुम्हारा भी है तो आधा हिंदुस्तान तुम रखो, आधा हमारा भी है। जमीन तो किसी की नहीं होती ना। चले जी, तो यहां पर आपकी क्लास खत्म होती है।